तो आज हम ये डिस्कस करेंगे जो जजमेंट आई है टू फिंगर टेस्ट के बारे में, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी चर्चा करी है इसके बारे में कि कैसे ये आर्टिकल 21 के वायलेटिव है और कैसे ये बॉडीली ऑटोनमी और इंटेग्रिटी को वायलेट करती है एक औरत के। क्या है ये टेस्ट, क्या ये पहला केस है जिसमें इस टेस्ट के बारे में बोला गया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वील डिस्कस ऑल ऑफ दैट। तो केस का नाम है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय। 31 अक्टूबर का केस है। तो चलिए समझते हैं कि ये टू फिंगर टेस्ट होता क्या है। सबसे पहले ये एक फिजिकल प्रोसीजर होता है, एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है जहाँ पर जो डॉक्टर है वो अपनी दो फिंगर्स को औरत की वजाइना के अंदर इंसर्ट करके देखता है कि हाइमन लेयर है वो रप्चर हुई है कि नहीं है, और हाइमन लेयर के हेल्थ को देखकर या वजाइना के हेल्थ को देखकर समझ में आ जाता है कि औरत सेक्सुअली एक्टिव पहले रही है कि नहीं रही है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बहुत ही ज़्यादा वायलेशन है पर्सनल लिबर्टी को लेके। एक पहली बात तो एक जो रेप सर्वाइवर है, ठीक है, उसके साथ अगर रेप हुआ है, आप फिर से वही इन्वेजिव प्रोसीजर डाल के उसको बहुत सारी चीज़ों का याद दिला रहे हो जो कि सही नहीं है। तो ये तो एक फिजिकल ट्रॉमा तो है ही है उसके लिए, और एक मेंटल ट्रॉमा भी है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है और ये काफ़ी पेट्रियार्कल माइंडसेट से इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि ये एक प्रिजम्पशन पे बेस्ड है कि अगर कोई औरत है, ठीक है, जिसका हाइमन रप्चर हुआ है, तो इसका मतलब कुछ उसने सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है उसके साथ। अब ये पहली बार सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है कि उस अगर वजाइना थोड़ा एक्सपैंडेड है या थोड़ा सा लूज है तो वो मे बी शायद सेक्सुअली एक्टिव है। तो अगर कोई सेक्सुअली एक्टिव महिला है तो क्या उसके साथ रेप नहीं हो सकता, राइट। और स्पेशली 2013 के अमेंडमेंट के बाद हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 53A इंसर्ट हुआ, जिसमें बोला गया कि भाई अगर कंसेंट का क्वेश्चन है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि औरत का कैरेक्टर क्या है, उसका सेक्सुअल हिस्ट्री क्या रही है, वो प्रोस्टिट्यूट है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। अगर उसने कंसेंट नहीं दिया है मतलब नहीं दिया है। जस्ट बिकॉज अ पर्सन बिलोंग्स टू अ सर्टेन कैटेगरी या उसका कोई प्रोफेशन है या कोई सेक्शुअल एक्टिविटी उसने पहले करी है, उसका मतलब ये नहीं कि शी विल कंसेंट फॉर सेक्शुअल इंटरकोर्स। तो ये चीज़ बड़ी ही रिग्रेसिव है। और वैसे भी पहले के जजमेंट्स में एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1994 का जजमेंट है, जिसमें बोला गया है कि ये वजाइनल टेस्ट जो होता है, ये टू फिंगर टेस्ट या हाइमन लेयर का रप्चर होना, ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि सर्वाइवर जो है वो हैबिचुएटेड था सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कि नहीं, और ये बहुत ही अनसाइंटिफिक है। सो दिस प्रैक्टिस शुड बी स्टॉप्ड। तो ये कोई पहली बार नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज की जजमेंट में बोला, बट ये चीज़ पहले भी बोली गई है। 2014 में रेगुलेशन थी, गवर्नमेंट लाई थी, जिसमें बोला गया था कि भाई इसको बंद करो इस प्रैक्टिस को, बट आज की डेट में बहुत जगह ये हो रहा है। बैकग्राउंड क्या है, अक्यूज्ड ने विक्टिम का रेप किया, उसको डराया कि भाई बताना मत किसी को, अगर बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसने आवाज़ निकाली ज़ोर से बचाने के लिए, चीखी वो, तो उस पर केरोसिन डाल के उसकी हत्या कर दी। और जब ये जो मैटर था वो ट्रायल कोर्ट पहुंचा तो प्रोसिक्यूशन ने अपने विटनेसेस पेश करे। उसमें से एक विटनेस वो डॉक्टर था जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी। अच्छा, इस केस में एक और चीज़ जाननी ज़रूरी है, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस केस इज़ मोर अबाउट द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। हाँ, इसमें टू फिंगर टेस्ट के बारे में बात ज़रूर करी है, बट ये डाइंग डिक्लेरेशन की एडमिसिबिलिटी पे ज़्यादा बात करता है। ये तो बस एक पासिंग रिमार्क था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बोला गया कि ये जो आपने टू फिंगर टेस्ट बोला है ये नहीं करना चाहिए, ओके। बट जो मेन चीज़ है वो एविडेंशियरी वैल्यू या एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन पे। तो जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस थे उसमें अच्छा, इसमें दो चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। लाइक आई सेड दैट जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो पुलिस ऑफिसर को दी गई थी जब उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि उसके बाद तो उसकी डेथ हो गई थी। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो मैजिस्ट्रेट नहीं रिकॉर्ड कर पाया, पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर पाया, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो जब ये ऑफेंस हुआ या जो भी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करी गई, तो इस पर डिस्प्यूट है कि डॉक्टर था या नहीं था उस टाइम, वो हम देखेंगे कि क्या कैसा है। और तीसरी बात ये कि प्रोसिक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना। तो क्या इस केस में वो चीज़ हो पाई है या नहीं हो पाई है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो जब एक विटनेस जो जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करी थी, उसने
और जो एक ये मेडिकल बोर्ड होता है तो उसमें जो एक डॉक्टर था उसने बोला गया कि वजाइनल एग्जामिनेशन किया गया और उससे पता चला कि शी वॉज सेक्शुअली एक्टिव। अब इसका कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसका कोई लेना देना नहीं है कि वो सेक्सुअली एक्टिव थी या नहीं थी। भाई रेप हुआ है तो रेप हुआ है, डज नॉट मैटर कि सेक्सुअली एक्टिव थी या नहीं थी। खैर एनीवे डाइंग डिक्लेरेशन साबित हो गई। तो जो सेशन कोर्ट था, है ना, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, राइट। तो सेशन कोर्ट ने ये बोला कि डाइंग डिक्लेरेशन पे बिल्कुल रिलाई किया जा सकता है, क्लियर है उसकी डाइंग डिक्लेरेशन, और इसीलिए जो अक्यूज है उसको कन्विक्ट कर दिया। अब हाई कोर्ट में अक्यूज ने ये जो कन्विक्ट था उसने अपील करी और हाई कोर्ट ने वो जजमेंट सेशन कोर्ट का सेट असाइड कर दिया और अक्यूज को अक्विट कर दिया। भाई किस ग्राउंड पे अक्विट कर दिया? ये बोला कि जो फैमिली मेम्बर्स थे विक्टिम के, वो तो हॉस्टाइल हो गए और डाइंग डिक्लेरेशन क्योंकि डॉक्टर के प्रेजेंस में नहीं हुई है इसीलिए उसको नहीं माना जाएगा। और एक और डॉक्टर था जिसने बोला था कि सुनिए आप इसको कहीं बेटर हॉस्पिटल लेकर चले जाइए डिसीज्ड को, पर उसकी फैमिली लेकर नहीं गई। तो देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रडिक्शंस इन द वर्जन ऑफ प्रोसिक्यूशन स्टोरी। तो इस बेसिस पे अक्विट कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई प्रोसिक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना, और वो नहीं कर पाया। अब इस पे भी ग्लिच है। जब ये सुप्रीम कोर्ट मैटर पहुंचा तो फिर से डिस्कशन हुए और बाद में पता चला कि जब डॉक्टर ने अपनी जिस डॉक्टर के सामने टेस्टिमनी रिकॉर्ड हुई थी उसने अपने एग्जामिनेशन में चीफ में बोला कि मैं वहाँ पर था। क्रॉस एग्जामिनेशन में बोला कि मैं उसी समय किसी दूसरे पेशेंट को चेक कर रहा था। पर बाद में जब इसका री एग्जामिनेशन हुआ और बाद में इसको और पूरी तरीके से इसको इस्टेब्लिश किया इसकी टेस्टिमनी को, तो पता चला कि जो विक्टिम थी और जो दूसरी पेशेंट थी उन दोनों का बेड आसपास ही था, साइड बाय साइड था, और इसलिए जो डॉक्टर ने भले ही बोला कि वो किसी और को भी देख रहा था, बट एट दैट टाइम ही वॉज प्रेजेंट व्हेन द डाइंग डिक्लेरेशन वॉज बीइंग रिकॉर्डेड। पहली बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि कोर्ट ने बोला कि जस्ट बिकॉज जो डाइंग डिक्लेरेशन है, तो केस कोर्ट के पास दो इश्यूज़ आए। पहला कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है, क्या जो उसने स्टेटमेंट दिया है विक्टिम ने, उसको डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर किया जाएगा 32 क्लॉज 1 में इंडियन एविडेंस एक्ट में, और दूसरा क्या प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ किया। तो अब बात ये उठी कि ये जो आप बोल रहे हो, जो डॉक्टर है जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करी, वो बोल रहा है कि उसके अकॉर्डिंग एक और डॉक्टर था, ठीक है भाई, उसका नाम नहीं पता, उसको एक विटनेस के तौर पे पेश नहीं किया अक्यूज ने या जो डिफेंस काउंसिल था। तो जो वो डॉक्टर था उसने बोला कि आप कहीं और रेफ़र कर लो। हाई कोर्ट ने क्योंकि यही रीज़न दिया था कि आप कहीं और रेफ़र कर दो, बट उन्होंने नहीं किया, इसलिए जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना केस स्टैब्लिश नहीं कर पाता। तो कोर्ट ने बोला कि अगर कोई डॉक्टर है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर रहा है, वो बोल रहा है कि किसी दूसरे डॉक्टर ने बोला कि आप उसको कहीं और रेफ़र कर दो, भाई ये तो हियर से एविडेंस हुआ ना, क्योंकि डायरेक्ट सेक्शन 360 बोलता है कि डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए। अगर वो डॉक्टर जिसने बोला होता कि आप इसको कहीं और रेफ़र कर दो, वो टेस्टिमनी देता, वो बात अलग थी, वो एडमिसिबल होती, पहली बात, ठीक है। तो ये तो हियर से हम इसकी बात नहीं सुनेंगे। दूसरी बात कि भाई डॉक्टर ने जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करी, उसने क्लियरली बोला कि जो डेथ है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हुई है, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गया था बिकॉज ऑफ बर्न इंजरीज, राइट। तो इसीलिए उसकी कॉज ऑफ डेथ तो बर्न इंजरीज ही है। तीसरी चीज़ ये बोली कि डाइंग डिक्लेरेशन, ये एक वेल स्टैब्लिश लॉ है कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन इफ इट एस्टैब्लिशेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो और डाइंग डिक्लेरेशन ये भी वेल स्टैब्लिश फैक्ट है कि डाइंग ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैजिस्ट्रेट, हाँ आइडियल केसेस में मैजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करना चाहिए, बट अब मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो हम डाइंग डिक्लेरेशन को एकदम ही वो थोड़ी कर देंगे, हम उसको ऐसा थोड़ी करेंगे कि कंसिडर ही नहीं करेंगे। अगर डाइंग डिक्लेरेशन है और एंड इफ़ इट इज़ गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर, और अगर वो जो डिस्क्रिपेंसी है हम वो प्रूफ कर पा रहे हैं कि क्यों पुलिस ऑफिसर था, क्यों मैजिस्ट्रेट नहीं आ पा रहा था, देन इट कैन बी वेरी मच एडमिसिबल। तो फिर कोर्ट ने बोला कि प्रोसिक्यूशन हैज़ बीन एबल टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन इज़ अ गुड एविडेंस और उसमें से क्लियरली पता चल रहा है कि द विक्टिम वॉज रेप्ड बाय द अक्यूज्ड और उस पर केरोसिन डाला जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। अब पार्टिंग रिमार्क्स में बोला कोर्ट ने कि जो मेडिकल बोर्ड ने 2 फिंगर टेस्ट किया उसको नहीं करना चाहिए,
ठीक है। और ये हम नहीं बोल रहे, ये बहुत पहले से सुप्रीम कोर्ट बोली चली आ रही है। ये लिलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 का सुप्रीम कोर्ट का केस ले लीजिए, जहाँ पर बोला गया है कि भाई डज नॉट मैटर वेदर अ वुमन हैज़ बीन हैबिचुएटेड टू सेक्शुअल इंटरकोर्स और नॉट, इट इज़ इररेलेवेंट फॉर रेप, है ना। क्योंकि 2013 के अमेंडमेंट के बाद उसका सेक्सुअल कंडक्ट या उसका कैरेक्टर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। देन आई टोल्ड यू वी हैव 53A, जिसमें एक क्लियर स्टेटमेंट है कि एविडेंस जो विक्टिम का पास्ट कंडक्ट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उसने बोला उसका कंसेंट नहीं था तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है।